हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए उसको लगातार करते हुए यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय पढ़ रहे हैं। इसमें भी यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय के अंतर्गत भी हम लोगों ने पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत में विलय को कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हम लोगों ने देशी रियासतों को किस प्रकार से भारतीय संघ में शामिल किया गया, ये सारी प्रक्रियाएं हमने देखा। उसके अंतर्गत हमने देखा था किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया, किस प्रकार से जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया, किस प्रकार से हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पुर्तगाली उपनिवेशों को भारत में शामिल कर लिया गया। आज का जो वीडियो है हम लोगों का वही टॉपिक है, पुर्तगाली मतलब यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय, लेकिन उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय। फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत में विलय कैसे किया गया, कौन कौन से क्षेत्र रह गए थे फ्रांस के अंतर्गत, फ्रांस के अधीन कौन कौन से भारत के क्षेत्र रह गए थे, उन क्षेत्रों को किस प्रकार से फ्रांस से छीन करके भारत में शामिल कर लिया गया, ये प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। और ये फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत में विलय बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बहुत ढेर सारे क्षेत्र नहीं थे। 5 क्षेत्र थे, पुडुचेरी था, यनम था, माहे था, कराईकल था और चंद्रनगर था, जो कि बिहार में शामिल, पश्चिम बंगाल में शामिल है इसमें। तो ये 5 क्षेत्र थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ इन क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के लिए, इसलिए ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। इसको आज के जो वीडियो है, आज का क्लास है, इसमें जल्द से जल्द समाप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे, जो कि पढ़ रहे हैं हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। देखिए, फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत में विलय कैसे किया गया। फ्रांस के पास भारत के कई क्षेत्र थे, इसमें से कुछ जैसे मछलीपट्टनम, कोझिकोड तथा सूरत अक्टूबर 1947 में ही भारत को प्राप्त हो गए थे। फ्रांस के पास ढेर सारे क्षेत्र थे, लेकिन प्रारंभ में 1947 में ही कुछ क्षेत्र प्राप्त हो गए थे। कौन कौन से? मछलीपट्टनम, कोझिकोड और सूरत। अक्टूबर 1947 में ही भारत को ये क्षेत्र प्राप्त हो गए थे। मुंबई, मद्रास और उड़ीसा में जो फ्रांसीसी कारखाने तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, वह भी अक्टूबर 1947 में भारत को मिल गए थे। इसके बाद भी 5 ऐसे क्षेत्र थे जो फ्रांस के नियंत्रण में थे। यह 5 क्षेत्र थे पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे तथा चंद्रनगर। फ्रांस के साथ भारत का एक समझौता 1948 में हुआ। फ्रांस और भारत के बीच में एक समझौता 1948 में होता है। उसमें क्या था कि फ्रांसीसी उपनिवेश जो क्षेत्र हैं, उनमें जनमत संग्रह के माध्यम से तय किया जाना था कि क्षेत्रों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। 1948 में भारत और फ्रांस ने ये तय किया कि जो फ्रांस के पास जो भारतीय क्षेत्र हैं, उनके जनता से पूछा जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा, वोट कराया जाएगा, इलेक्शन कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा और जनता से पूछा जाएगा कि आप भारत के साथ रहना चाहते हैं कि फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं, आप भारत के शासन को स्वीकार करना चाहते हैं कि आप फ्रांस के शासन को स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसा जनता से पूछा जाएगा, तब जाके उनके राजनीतिक भविष्य का निर्णय लिया जाएगा उन क्षेत्रों का। ऐसा समझौता हुआ था। ऐसा पहला जनमत संग्रह हुआ जून 1949 को। तो उस समझौते के तहत पहली बार 19 जून 1949 को चंद्रनगर में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें से 7,463 मत भारत के पक्ष में पड़ते हैं। कितना? 7,463 मत भारत के पक्ष में पड़ते हैं, अर्थात 7,463 लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र का भारत में विलय होना चाहिए, जबकि फ्रांस के पक्ष में सिर्फ 114 मत पड़े। तो फ्रांस के पक्ष में सिर्फ 114 मत, जबकि भारत के पक्ष में 7,463 मत पड़ते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया गया। परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1949 को व्यवहारिक तौर पर चंद्रनगर भारत का हिस्सा बन गया। 2 मई 1950 को
यह वैधानिक तौर पर भी भारत में शामिल हो गया क्योंकि फ्रांसीसी संसद ने विलय का अनुसमर्थन कर दिया। 2 अक्टूबर 1955 को इसे पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा बना दिया गया। तो 2 अक्टूबर 1955 को इस क्षेत्र को, चंद्रनगर को, पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा बना दिया गया। किंतु फ्रांस की शेष उपनिवेशों में स्थिति उतनी सहज नहीं थी। कुछ फ्रांस समर्थक अधिकारियों ने अपनी प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग करते हुए उन समूहों का दमन शुरू कर दिया जो भारत के साथ विलय के पक्ष में थे। तो कुछ फ्रांस के समर्थक ऐसे अधिकारी थे जो फ्रांस के समर्थक थे, कुछ अधिकारी थे जो फ्रांस के समर्थक थे, लेकिन बड़े अधिकारी थे, उनके पास पावर था। तो वो लोग अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए उन व्यक्तियों का दमन करने लगे जो कि कहते थे कि हम भारत के साथ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो फ्रांसीसी क्षेत्र थे, जैसे फ्रांसीसी क्षेत्र 4 क्षेत्र रह गए थे चंद्रनगर को जब भारत में शामिल कर लिया गया, तो फ्रांसीसी 4 क्षेत्र रह गए थे। तो इन क्षेत्रों को भारत में शामिल किया जाना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें करते थे, जो इस बात के समर्थक थे, किस बात के, जो इस बात के समर्थक थे कि इन फ्रांसीसी क्षेत्रों को भारत में शामिल किया जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों का दमन करना शुरू कर दिया कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने ऐसे लोगों का दमन करना शुरू कर दिया जो लोग चाहते थे कि ये क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहिए, तो विलय के पक्ष में थे। इस दमनकारी प्रक्रिया के विरुद्ध जनता में भारी आक्रोश पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1954 में यनम और माहे में भारत समर्थक समूहों ने प्रशासन पर कब्जा कर लिया, फ्रांसीसी प्रशासन पर कब्जा कर लिया। इससे क्या हुआ, जन आक्रोश भड़क गया, जनता भड़क गई और क्या किया उन्होंने 1954 में यनम और माहे में क्या किया कि प्रशासन पर कब्जा कर लिया, फ्रांसीसी प्रशासन पर कब्जा कर लिया। इसी वर्ष अक्टूबर में कराईकल और पुडुचेरी में जनमत संग्रह कराया गया, जिसका परिणाम भारत के पक्ष में था। तो क्या हुआ, यनम और माहे, कहाँ देखिए, जो यनम है और जो माहे है, वहाँ पे जनता ने फ्रांसीसी शासन पर अपना अधिकार जमा लिया। चूँकि जनता चाहती है कि भारत का नियंत्रण हो, तो इसका पूरा सीधा सा मतलब ये है कि भारत ने वहाँ के उस पे सरकार पे नियंत्रण कर लिया, अपना फ्रांस के सरकार पे अपना नियंत्रण कर लिया 2 क्षेत्रों में, यनम और माहे में। उसके बाद बचता है कहाँ, ये गया अक्टूबर, कराईकल और पुडुचेरी में जनमत संग्रह कराया गया और ये जनमत संग्रह भारत के पक्ष में था। तो ये 4 क्षेत्र हो गए और चंद्रनगर को तो शामिल कर ही लिया गया है भारत में पहले से ही। तो इन 5 क्षेत्रों को इस प्रकार से भारत में शामिल कर लिया गया जो फ्रांस के अधीन थे। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी अधीन वाले क्षेत्रों को भी भारत में शामिल कर लिया गया। 1 नवंबर 1954 को इन चारों क्षेत्र का व्यवहारिक नियंत्रण भारत को प्राप्त हो गया। 1956 में भारत और फ्रांस के मध्य विलय संबंधी संधि हुई और मई 1962 में इस संधि के फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुसमर्थित हो जाने पर भारत को इन क्षेत्रों का वैधानिक नियंत्रण भी प्राप्त हो गया। तो भारत और फ्रांसीसी संसद ने इन क्षेत्रों को भारत में शामिल कर दिया जाए, ऐसा समर्थन मिल गया भारत की संसद से। तो ऐसा समर्थन मिलने के बाद 1962 में ऐसा समर्थन मिला और ऐसा समर्थन मिलने के बाद ये क्षेत्र कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से भारत के नियंत्रण में आ गए। तो इस प्रकार से ये जो विदेशी उपनिवेश के अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल थे भारत में, जो अड़ंगा बन रहे थे भारत की एकता और अखंडता के रूप में, भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो क्षेत्र अड़ंगा बन रहे थे, जो कि विदेशी उपनिवेशों के अंतर्गत था, उनको किस प्रकार से भारत में शामिल कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय के अंतर्गत हम लोगों ने पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत में विलय तथा फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत में विलय, इन दोनों उपनिवेशों का भारत में विलय
के अंतर्गत हमने उन सारे क्षेत्रों को पढ़ लिया जिनको भारत में शामिल किया गया, जो कि विदेशी उपनिवेशों के अंतर्गत आते थे। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो अगला टॉपिक भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।